सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं। जब हम अपनी कनाडा की पीआर अप्लाई करते हैं ना, फॉर्म्स वगैरह फिल करते हैं, तो ये भी बताना पड़ता है कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि होते हैं, स्टिल उसके थ्रू अपनी कनाडा की पीआर नहीं ले पाए। वहीं तो अप्रॉक्सीमेटली 4 साल पहले मतलब 2021 में कनाडा के अंदर एक टीआर टू पीआर प्रोग्राम आया था, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी जिसके थ्रू काफ़ी सारे लोगों ने बड़ी आसानी से अपनी कनाडा की पीआर ले ली थी। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लोग ऐसे थे जो उस प्रोग्राम के अंडर एलिजिबल थे लेकिन स्टिल उसके थ्रू अपनी कनाडा की पीआर नहीं ले पाए। रीज़न ये था कि जैसे ही उस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हुआ तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो 40,000 स्पॉट्स थे ना, वो सिर्फ 25 घंटे के अंदर अंदर सारे के सारे फिल हो गए थे। बहुत सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज करते रह गए, किसी ने अपने रेफरेंस लेटर के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई थी, कोई अपने पे स्टब्स वगैरह डाउनलोड कर रहा था, कोई अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैनिंग करने में लगा हुआ था। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते थे, बस एक मिसिंग चीज़ थी कि उनके पास अपना आइल्स का टीआरएफ नहीं था, उन्होंने अपना आइल्स का एग्ज़ाम नहीं दिया था। रीज़न ये था कि जैसी उस प्रोग्राम की अनाउंसमेंट हुई थी तो जो आइल्स एग्ज़ाम देने के लिए बुकिंग वगैरह करानी पड़ती है ना, वो 3-3 4-4 महीने तक बुक हो गई थी। बहुत सारे लोग अपने आइल्स का एग्ज़ाम भी नहीं दे पा रहे थे। तो मार्केट के अंदर ना बहुत ज़्यादा हुड़दंग सा मच गया था, बहुत हाई कंपटीशन था। और आज के टाइम पे भी बहुत तगड़ा कंपटीशन है कनाडा की पीआर लेने के लिए। और सबको पता है कि भाई अगले साल या फिर 2027 में एक वन टाइम इनिशिएटिव आने वाला है जिसके थ्रू 33,000 वर्क परमिट होल्डर्स को, मतलब 33,000 टेम्परेरी रेजिडेंट्स को कनाडा के अंदर कनाडा की पीआर दी जाएगी। तो उसको एक तरीके से टीआर टू पीआर प्रोग्राम कह सकते हैं। अब उस प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ आईआरसीसी को पता है। क्या वो कोई जॉब स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक या फिर कोई सेक्टर स्पेसिफिक होगा, किसी को नहीं पता, सिर्फ आईआरसीसी को पता है। क्या वो रीजन स्पेसिफिक होगा, किसी को नहीं पता, आईआरसीसी को पता है। बहुत ही कम इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड अवेलेबल है। लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं इंक्लूडिंग माई फ्रेंड गौरव जो कि किचनर के अंदर रहता है, अपने पहले से ही जो पीआर अप्लाई करने के लिए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स है ना, उनको अरेंज करना शुरू कर दिया है। तो मेरा एक फ्रेंड है गौरव जो कि किचनर के अंदर रहता है। 2 साल मतलब 2022 में वो कॉनेस्टोवा कॉलेज के अंदर अपना एक 2 साल का कोर्स करने के लिए आया था। 2024 में उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। 1 साल से वो अपने फील्ड में जॉब कर रहा है। तो उसने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फटाफट से अरेंज कर लिए हैं। तो उसने कौन से डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए हैं वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आ जाता है अपना प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो बेसिकली अपनी इंग्लिश या फिर फ्रेंच की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी पड़ती है एक टेस्ट देके। इंग्लिश के लिए अपना होता है आइल्ट्स, पीटी या फिर सेल्पिप, और फ्रेंच के लिए होता है टेफ। तो मेरा जो फ्रेंड है गौरव, उसने आइल्ट्स की बुकिंग करा ली है। 1.5 महीने के बाद उसका एग्जाम है। तो जैसे ही एग्जाम देगा, बढ़िया स्कोर आ जाएगा अगर होपफुली, तो वो अपने आइल्ट्स का टीआरएफ लगा देगा। तो उसी तरीके से पीटी का जो भी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्कोर कार्ड वगैरह कह लो उसको, या फिर सेल्पिप का स्कोर कार्ड हो गया, या फिर अपने टेफ एग्जाम का जो स्कोर कार्ड है वो डॉक्यूमेंट लग सकता है। तो मेरा फ्रेंड गौरव तो आइल्ट्स का टीआरएफ लगाएगा। आप देख लेना अपना क्या हिसाब किताब बनता है। उसके बाद आता है अपना प्रूफ ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक। तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई अपनी होम कंट्री से एक पीसीसी अरेंज करनी पड़ती है। पीसीसी का मतलब होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अब बाकी कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह का मेरे को, नेपाल का मेरे को नहीं पता, लेकिन इंडिया से अपनी पीसीसी कराने के लिए एक बीएलएस इंटरनेशनल नाम की कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी रेपुटेशन बहुत खराब है। तो गौरव है, उसने अपनी पीसीसी अभी से ही अरेंज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पूरे प्रोसेस को होने में 4 से 6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि काफ़ी स्लो काम होता है। उसके बाद यार बात आ जाती है प्रूफ ऑफ एजुकेशन की। तो उसके लिए मेरा फ्रेंड गौरव कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है। तो बेसिकली उसने इंडिया के अंदर 4 साल की बैचलर्स की हुई है, तो उसकी डिग्री होगी। 8 सेमेस्टर्स होते हैं, तो 8 सेमेस्टर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट होती हैं वो हो गई। साथ के साथ उसने ईसीए करवा ली है वेस्ट से, तो वो डॉक्यूमेंट हो गया वेस्ट वालों का। साथ के साथ कनाडा के अंदर जो उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स किया ना 2 साल का, तो उसका सर्टिफिकेट या फिर जो भी डिप्लोमा उसको मिला है वो हो गया। साथ के साथ 2 सालों में 4 सेमेस्टर्स थे, तो चारों सेमेस्टर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट उसको मिली थी यहाँ कनाडा के कॉलेज से, कॉनेस्टोवा कॉलेज से, तो वो भी उसने लगाई हैं। तो उसने एक पीडीएफ बना ली है, उसके अंदर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं। तो प्रूफ ऑफ एजुकेशन का ये सीन है। उसके अलावा जब हम अपनी कनाडा की पीआर अप्लाई करते हैं ना, तो अपनी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री भी बतानी पड़ती है, मतलब पूरा ट्रैवल लॉग कि भाई इतनी तारीख से इतनी तारीख तक मैं उस कंट्री के अंदर था और उतनी तारीख से उतनी तारीख तक मैं उस कंट्री के अंदर था। तो सारा हिसाब किताब आईआरसीसी को बताना पड़ता है, मतलब फॉर्म जब फिल करते हैं तो सारी डेट्स वगैरह मेंशन करनी पड़ती हैं। तो गौरव ज़्यादा कंट्रीज नहीं घूमा है, एक सिंगापुर गया था और एक और कंट्री में गया था जब इंडिया के अंदर वो अपनी जॉब वगैरह कर रहा था। तो उसने सारी अपनी लॉग वगैरह रेडी कर ली है कि भाई इतनी तारीख से इतनी तारीख तक मैं सिंगापुर के अंदर था, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक मैं ताइवान के अंदर था। तो ये हिसाब किताब है। और साथ के साथ जो भी उसकी टिकट्स हैं, जो भी बुकिंग कंफर्मेशन थी, या फिर पासपोर्ट्स के जो पेजेस होते हैं जहाँ
पे वीज़ा का स्टैंप लगा था, वो सारी की सारी चीज़ें उसने स्कैन करके रख ली है, एक पीडीएफ के अंदर डाल दी है, ताकि जैसे ही पोर्टल ओपन होगा वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने सारे सबमिट कर देगा। अब बाकी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को एक बढ़िया चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कनाडा के अंदर अपने आप को सेटल करना चाहते हो, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो, तो TFSA, RRSP और FHSA ये 3 अकाउंट्स खुलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने मनी को ग्रो करना चाहते हो, टैक्सेस वगैरह को सेव करना चाहते हो। अब ये तीनों अकाउंट मैंने वेल्थ सिंपल के अंदर खुलवा रखे हैं क्योंकि मेरे को ये बढ़िया ऐप लगती है। अगर आप भी वेल्थ सिंपल को यूज़ करना चाहते हो और $25 अर्न करना चाहते हो तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो, वेल्थ सिंपल डाउनलोड करो, अपना अकाउंट ओपन कराओ। सिंपली $1 जैसे डिपॉजिट करोगे तो आपको $25 का बोनस मिलेगा और ये चीज़ स्पॉन्सर्ड नहीं है। और इसके अलावा आजकल तो वेल्थ सिंपल पे फ्री गोल्ड जीतने का भी मौका चल रहा है, कुछ ऑफर चल रहा है, तो फटाफट से जाओ अपना अकाउंट ओपन करो। उसके बाद यार आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि होते हैं प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली हमने कनाडा के अंदर, अपनी होम कंट्री के अंदर या फिर किसी और कंट्री के अंदर कौन कौन सी जॉब्स की हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में, मतलब हमारी क्या एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री रही है, सारा हिसाब किताब IRCC को फॉर्म्स वगैरह जब हम भरते हैं ना तो बताना पड़ता है कि भाई इतनी तारीख से उतनी तारीख तक मैंने ये वाली जॉब की थी और उतनी तारीख से उतनी तारीख तक मैंने वो वाली जॉब की थी। तो सारा सिस्टम फॉर्म्स के अंदर डालना पड़ता है और अपनी एम्प्लॉयमेंट को प्रूव करने के लिए हमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने होते हैं। गौरव तो भाई साहब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है। सबसे पहले उसने इंडिया के अंदर 2 अलग अलग जॉब्स की थी और कनाडा के अंदर वो 1.5 साल से जॉब कर रहा है अपने फील्ड में। तो तीनों जगहों से उसने अपने रेफरेंस लेटर्स अरेंज कर लिए हैं। रेफरेंस लेटर बेसिकली एक लेटर हेड के ऊपर, कंपनी के लेटर हेड के ऊपर एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि भाई जब मैं वो जॉब कर रहा था तो मेरी ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो कि नॉक कोड की डिस्क्रिप्शन के साथ मैच होनी चाहिए, काफ़ी हद तक मैच होनी चाहिए। उसके अलावा हमारी क्या पोजीशन थी, हफ्ते में कितने घंटे काम करता था, मेरी कितनी सैलरी थी, साथ के साथ जो HR है या फिर मैनेजर है उसका ईमेल आईडी हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ताकि IRCC जॉब को कंफर्म करने के लिए उनको कॉन्टैक्ट कर सकें। तो रेफरेंस लेटर गौरव ने अरेंज कर लिए हैं। उसके अलावा कनाडा के अंदर जब हम जॉब करते हैं तो हर साल टैक्सेस फाइल करने के लिए एक T4 हमें मिलता है अपने एम्प्लॉयर से, वो उसने लगा दिया अपने PDF डॉक्यूमेंट के अंदर। साथ साथ जो प्रीवियस उसकी एम्प्लॉयमेंट्स थी सबके जो पे स्टब्स होते हैं पहले 3 महीने के और आखिरी 3 महीने के वो लगा दिए, और जो करंट जॉब है उसके भी पहले 3 महीने के और जो पिछले 3 महीने के जो पे स्टब्स थे वो लगा दिए हैं। प्रीवियस जो उसके एम्प्लॉयर्स थे इंडिया के अंदर उनसे उसने अपना जब ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग लेटर मिलता ना तो वो भी लगा दिया, और एक्सपीरियंस लेटर अगर मिला तो लगा दिया, नहीं मिला तो वो नहीं लगाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट के उसने सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज कर लिए हैं। आप भी अपना हिसाब किताब देख सकते हो कि भैया कहाँ कहाँ जॉब की है, उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज कर सकते हो और एक प्रॉपर PDF बना के लगा सकते हो। उसके अलावा गौरव ने एक और डॉक्यूमेंट बनाया जिसका नाम है प्रूफ ऑफ स्टेटस इन कनाडा। उसके अंदर उसने वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं जो ये प्रूव करते हैं कि वो लीगली कनाडा के अंदर अभी फिलहाल प्रेजेंट है और अपनी जॉब कर रहा है। तो बेसिकली उसके अंदर सबसे पहले तो उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का जो डॉक्यूमेंट होता है ना वो लगाया है। उसके ऊपर से जब वो कनाडा के अंदर एंटर किया था, फिर एक बार वो इंडिया भी गया था, फिर वापस कनाडा के अंदर आया था, तो 3 अलग अलग स्टैम्प्स हैं, तो वो भी उसने स्टैम्प्स वगैरह के जो स्कैंड पेजेस हैं ना पासपोर्ट के वो सारे भी उसके अंदर लगाए हैं। और जो लोग मेंटेन्ड स्टेटस पे या फिर एक्सटेंडेड स्टेटस पे हैं कि भी वर्क परमिट एक्सपायर हो गया था, कोई एक्सटेंड करा लिया स्टेटस, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा सकते हैं। गौरव के केस में ऐसा सीन नहीं है, तो उसने बस ये 2-3 चीज़ें लगाई हैं कि भाई अपने पासपोर्ट की कॉपी होगी, वीज़ा हो गया जो उसने TR भी अप्लाई किया था इंडिया जाने के लिए, उसके ऊपर से उसके स्टैम्प्स हो गए, और साथ के साथ उसका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट हो गया। एक और चीज़ होती है यार, जब हम अपनी कनाडा की PR अप्लाई करते हैं ना, फॉर्म्स वगैरह फिल करते हैं, तो ये भी बताना पड़ता है कि पिछले 10 सालों में या फिर मे भी पिछले 30 सालों में या फिर जब से हम पैदा हुए हैं हम कहाँ कहाँ पे रहे हैं, हमारे कौन कौन से एड्रेसेस रहे हैं। तो कनाडा के अंदर जब हम आते हैं तो कहीं 3 महीने रह लिए, फिर 4 महीने कहीं और रह रहे हैं रेंट पे, फिर कहीं 1 साल रह रहे हैं, तो बहुत अलग अलग एड्रेसेस होते हैं। दिक्कत आती है, याद करना पड़ता है। तो उसने प्रॉपर लॉग बना लिया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इससे रिलेटेड कोई सबमिट नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन हाँ प्रॉपर गौरव ने लॉग बना लिया है एक्सेल शीट के ऊपर कि भाई इतनी तारीख से इतनी तारीख मैं इस वाले एड्रेस पे रहा था, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक मैं वो वाले अपार्टमेंट में रहा था। तो पूरा सिस्टम उसने सेट करके रख लिया है कि भी जैसे ही पोर्टल ओपन होगा मेरे को फॉर्म भरना होगा तो कॉपी पेस्ट वाला हिसाब किताब मैं कर दूंगा जल्दी जल्दी, ताकि मेरा भाई साहब नाम आ जाए वो जो प्रोग्राम आने वाला है उसके अंदर। अब गौरव के केस में ऐसा सीन नहीं है कि वो अपनी स्पाउस की साथ में ही PR अप्लाई कर रहा है, या फिर उसके बच्चे हैं या फिर कोई डिपेंडेंट हैं, पेरेंट्स वगैरह हो गए, उनकी भी PR अप्लाई कर रहा है। लेकिन किसी की केस में ऐसा सीन है कि बहुत सारे लोग, सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ अपनी PR अप्लाई कर रहे हैं, तो सबके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, जो पासपोर्ट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या फिर मैरिज डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, वो लगाने पड़ते हैं। साथ के साथ सबकी PCC होती है, उसके अलावा सबकी जो ट्रैवल हिस्ट्री होती है वो भी बतानी पड़ती है। अपने कंसल्टेंट से आप बात कर सकते हो, मेरे पे ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। तो ये
ये भी सीन होता है, तो अपना आप सिस्टम देख सकते हो। फिर एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है जिसको कहते हैं लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब ये डॉक्यूमेंट फिलहाल गौरव ने तो नहीं बनाया है, मे बी फ्यूचर में वो बनाए, लेकिन जब मैंने अपनी कनाडा की पीआर अप्लाई की थी तो मैंने अपनी प्रोफाइल के अंदर लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन भी लगाया था। तो बेसिकली इस लेटर के अंदर हम वो लिखते हैं इंग्लिश में बढ़िया तरीके से जो हम अपनी प्रोफाइल के बारे में वीज़ा ऑफिसर को कन्वे करना चाहते हैं। प्रॉपर तरीके से कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है उसके अंदर कोई गैप है, आपने 3 महीने कहीं पे जॉब नहीं की थी, या फिर 6 महीने का आपका कोई गैप है, या फिर 1 साल आपने कोई जॉब नहीं की थी, तो अगर आप वो एक्सप्लेन करना चाहते हो कि भाई उस 1 साल में 6 महीनों में या फिर 3 महीनों में मैं क्या कर रहा था, तो आप लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। कुछ भी आपको डाउट होगी यार इससे मेरी मे बी पीआर ना रिजेक्ट हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, या फिर जो वीज़ा ऑफिसर है वो मिसअंडरस्टैंड ना कर ले कोई चीज़, तो आप सारी चीज़ें लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन या फिर लेटर्स ऑफ एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर सकते हो। 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या फिर एक ही के अंदर आप सारी चीज़ें बता सकते हो। तो ये हिसाब किताब है। अगर जो मेरा फ्रेंड है गौरव, उसको ये प्रूव करना था कि भाई मैं गौरव हूँ, मैं गौरव नागपाल हूँ, तो अपनी आइडेंटिटी के भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने थे। वैसे तो कहते हैं कि भी पासपोर्ट इनफ होता है अपने आप को आइडेंटिफाई करवाने के लिए, लेकिन गौरव नागपाल जो मेरा फ्रेंड है ना, वो थोड़ा सा वहमी टाइप का बंदा है, तो उसने 1-2 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लगा दिए हैं। तो उसकी शादी हो रखी है, इंडिया में उसकी वाइफ रहती है, यहाँ पे वो 1 साल से काम कर रहा है, ट्राई कर रहा है जब मेरी पीआर हो जाएगी तो अपनी वाइफ को यहाँ पे बुला लूँगा। तो उसने अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। सबसे पहले उसने अपना पासपोर्ट लगाया है, फ्रंट पेज बैक पेज, साथ के साथ उसने अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी अरेंज कर लिया था अपने पेरेंट्स से, तो बर्थ सर्टिफिकेट भी उसी पीडीएफ डॉक्यूमेंट के अंदर लगा दिया है जिसके अंदर पासपोर्ट है, और उसके ऊपर से उसने अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी लगा दिया है। अब पता नहीं है लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, आप किसी कंसल्टेंट से बात कर सकते हो, लेकिन उसने 3 डॉक्यूमेंट लगाए हैं। अब मेरा जो फ्रेंड है ना, उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डिग्री होगी, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह होगी, या फिर रेफरेंस लेटर हो गए, वो सारे के सारे इंग्लिश के अंदर है, लेकिन जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना उसका फॉर सम रीज़न उसका हिंदी के अंदर था, तो इसलिए उसको उसकी ऑफिशियल ट्रांसलेशन करवानी पड़ी, और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं ना सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से जो मिलता है वो उसने साथ के साथ लगाया। अगर इन केस उसका सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से नहीं होता तो उसका एफिडेविट वगैरह उसको बनवाना पड़ता, तो वो डॉक्यूमेंट भी गौरव ने लगा दिया है। आप देख सकते हो अगर आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंग्लिश या फिर फ्रेंच के अंदर नहीं है, तो उसकी ऑफिशियल ट्रांसलेशन वगैरह करवानी पड़ेगी किसी सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से, और वो डॉक्यूमेंट भी लगवाना पड़ेगा। आप अपना हिसाब किताब देख लेना। बाकी हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हो कि भाई मेरी कनाडा के अंदर पीआर कैसे हुई थी, क्या प्रोसेस था, कितना स्कोर, क्या सिस्टम था, तो ये राइट वाली वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से प्रॉपर तरीके से फाइल्स के अंदर ऑर्गेनाइज किए थे उसके ऊपर मैंने बहुत बढ़िया वीडियो बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, तो वो देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, आपको समझ आ जाएगा क्लीन तरीके से कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने हैं। तो ये हिसाब किताब है। बाकी अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जब तक अगली बढ़िया वाली वीडियो नहीं आती है स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। हसलिंग करते रहना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब बढ़िया लाइफ बनानी है हम सब ने।